सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, आपने दो दोस्तों की वो कहानी ज़रूर सुन रखी होगी, अगर नहीं तो ज़रा अब सुन लें, मैं सुनाती हूँ आपको। किसी गाँव में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक दफ़ा वो मिलकर सफ़र करने लगे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था। वो थोड़ी देर आराम के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में क्या होता है, अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक रीछ निकल कर आता है। अब रीछ को देखकर जारी बात है, हर कोई खौफजदा होता है, वो भी खौफजदा हो गए। उनमें से एक दोस्त भागकर नज़दीक तरीन दरख्त पर चढ़ गया, यानी अपने को बचाने के लिए उसने कहा दरख्त पे चढ़ जाता हूँ। अच्छा, दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। अब वो परेशानी का शिकार हो गया, घबराहट का शिकार हो गया कि क्या करूँ। उसे फ़ौरन ख्याल आया कि रीछ मुर्दा चीज़ों को नहीं खाता। तो उसने क्या किया कि वो फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया, उसने अपना सांस रोक लिया और रीछ ने उसके करीब जाकर उसे सूंघा। उसे यकीन हो गया कि वो तो मुर्दा है, लिहाजा वो उसे बग़ैर नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला गया। जब रीछ चला गया तो दूसरा दोस्त दरख्त से नीचे आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। साथी ने जवाब दिया कि रीछ ने कहा था कि खुद गर्ज दोस्तों पर कभी भी भरोसा ना करना। अब इस कहानी का सबक क्या है, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई सबक होता है, हमारी रहनुमाई के लिए होती हैं कहानियाँ। वो अलग बात है कि हम सीखते नहीं हैं, सिर्फ सुना देते हैं, कहानी सुन लेते हैं, कहानी सबक नहीं सीखते। अब इसका सबक क्या है कि दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए, क्योंकि सच्ची दोस्ती का पता चलता ही मुश्किल वक्त में है। दोस्ती में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना तो कहते हैं ना, लग पता गया, फिर लग पता जाता है कि कौन दोस्त था और कौन नहीं था। सच्चा दोस्त मुश्किल को नहीं देखता, वो दोस्त को देखता है। वो ये परवाह नहीं करता है, फिक्र नहीं करता कि तपती धूप है या फिर जलती हुई आग है। वो दोस्त को मुश्किल से निकालने के लिए धूप और जलती आग का भी सामना करेगा, सर धड़ की बाजी लगा देगा, दोस्त को नहीं छोड़ेगा। और सच्चा दोस्त कह लें कि साए की तरह आपके साथ साथ चलता रहेगा। अब बात करते हैं सियासत की। कहा जाता है कि यहाँ दोस्तियाँ नहीं होती, मुफादात को देखा जाता है, वक्ती ताल्लुक़ बनाया जाता है, टेम्परेरी, वक्ती। मुल्की सियासत पर अगर नज़र डालें तो एक शोर जो ईद से पहले मचाया गया वो एक बार फिर से आप सुन रहे होंगे, बड़ा बुलंद हो रहा है जी। जहांगीर तरीन साहब की बात कह रही हूँ, जो पसंदीदा तरीन से मुखालिफ तरीन बन गए। प्रेशर ग्रुप बनाकर अपने ही हाथों से बनाई हुकूमत के सामने खड़े हो गए और वज़ीर आज़म साहब को तरीन ग्रुप की जानिब से मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। क्या इसकी वजह आपको क्या लगता है कि बिला तफरीक एहतसाब है? अगर हालात वाक़यात को आप देखें, ज़रा गौर करें, तो ये मानना पड़ेगा कि दूसरे रहनुमाओं की तरह जो जहांगीर तरीन साहब है ना, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए PTI की हुकूमत बनाने के लिए बहुत काम किया, उनका किरदार अहमियत का हामिल है। पंजाब हुकूमत, मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया, सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी उनकी काविशों को, कोशिशों को, उनके किरदार को सराहा है, तस्लीम किया। अच्छा, अदालत से नाअहल होने के बावजूद पार्टी में इज़्ज़त दी गई। पार्टी में चंद दूसरे रहनुमा की जानिब से जहांगीर तरीन की सख्त मुखालफत के बावजूद भी इमरान खान साहब ने उनका हाथ थामे रखा। अच्छा, इस ताल्लुक़ में दरार कब पड़ी? दरार एक्चुअली पड़ी तब जब बात कानून की आई, मेरिट की आई, तो फिर ताल्लुक़ बिगड़ गया। एक तरफ कानून और मेरिट, एक तरफ ताल्लुक़। तो कानून और मेरिट की जब बात आई तो ताल्लुक़ बिगड़ गया। बात पे गौर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो जिद्दोजहद है वो एहतसाब के लिए, और जहांगीर तरीन साहब को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, बल्कि तरीन साहब का दावा है कि वो बेगुनाह हैं, उनके हाथ साफ़ हैं। अगर वो बेगुनाह हैं, उनके हाथ साफ़ हैं, उनका दावा दुरुस्त है, तो होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था ना कि तरीन साहब इमरान खान साहब से दोस्ती का मान रखते, खुद को एहतसाब के लिए पेश करते, और जैसा कि वो कहते हैं कि उनका दामन साफ़ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो सुरखरू होकर निकलते बड़ी इज्जत के साथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी में ग्रुप बंदी की, जिसमें एक मैसेज ये गया, पैगाम ये गया कि वो वज़ीर आज़म के जो बेलाग एहतसाब वाला फार्मूला है ना, उस पर राज़ी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब तो अब ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो दोस्ती के चक्कर में अपने एहतसाब का असूल नज़रअंदाज कर देते, यानी दोस्ती को तरजीह दे देते, कानून, मेरिट और वो जो एहतसाब की वो बात करते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते। ऐसा नहीं हो सकता था। और अगर वो ऐसा करते तो यकीनी तौर पर अपोजिशन को बात करने का मौका मिलता कि ये एहतसाब की तलवार सिर्फ अपोजिशन पर चलती है, जबकि हुकूमत के अपने जो बंदे हैं उनको NRO दे दिया जाता है।
अब वज़ीर आज़म साहब ये बात अच्छे से जानते हैं कि जहांगीर तरीन वाला मामला मुश्किल तरीन है। ये जहांगीर तरीन का मामला बड़ा मुश्किल तरीन है। एक तरफ दोस्ती, ज़रा खुद सोचें ना, एक तरफ दोस्ती, इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती, और दूसरी तरफ कानून की बालादस्ती। तो आज मैं दाद देती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने कानून की बालादस्ती का रास्ता इख्तियार किया, प्रैक्टिकली साबित किया इमरान खान साहब ने अपने एक एक जुमले को जो वो कहते आए, और जो अमली तौर पे साबित करता है वही बड़ा लीडर होता है। ज़बानी जमा खर्च तो जिससे मर्जी करवा लें, बातें करनी जितनी मर्जी कर लें, दावे करने जितने मर्जी कर लें, बड़ी बड़ी बातें करनी करते चले जाएं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सबूत देते हैं, अमली तौर पे जब आप साबित करते हैं कि एक तरफ दोस्ती, एक तरफ कानून, और कानून को आप इज्जत देते हैं, बाकायदा कानून की बालादस्ती का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो प्रैक्टिकली बताते हैं, दाद बनती है। वज़ीर साहब आपको दाद देते हैं आज हम। और वज़ीर साहब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि तरीन ग्रुप उनकी हुकूमत के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर साहब ने उसूलों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। या तारीफ बंदी उस बंदे की जिसका नाम है इमरान खान, जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि उनका इक़्तिदार जाता है तो चला जाए, यानी उनको इक़्तिदार की या कुर्सी का कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी हाल में ये तासुर नहीं देंगे कि उनकी अपनी जमात एहतसाब से बालातर है, यानी उनके लिए कानून एक है सबके लिए, चाहे कोई उनका दोस्त है, चाहे कोई अपोजिशन में है, चाहे कोई भी है। अब एक तरफ जहांगीर तरीन साहब क्या कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इसी वजह से उनके हम ख्याल अरकान उनके साथ खड़े, जबकि एक तासुर ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आज़म से तरीन ग्रुप की मुलाकात के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि अब शायद ये जो फरीकैन है ना, इनमें जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा फिर तरीन ग्रुप ने पावर शो करके दिखाया। इसे मैं अब क्या कहूँ, वो हुस्न इत्तेफाक कहूँ या फिर वज़ीर आज़म का अज़म कि इस पावर शो, और आज जहांगीर तरीन साहब की पेशी के मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने फिर ये बयान दे दिया कि सारे माफिया मुझसे मिलकर NRO मांग रहे हैं, लेकिन मैं किसी सूरत NRO नहीं दूँगा। अब वो ये किसको सुना रहे थे, किससे मुखातिब थे, समझने वाले सब कुछ समझते हैं और समझ सकते हैं और समझ भी गए हैं, लेकिन अगर वज़ीर आज़म से पूछा जाए तो शायद उनकी राय ये होगी कि वो मजमूई तौर पे माफिया की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म साहब भी परेशान तो होंगे कि उसूलों की सियासत उनको इस मुकाम पर ले आई जहाँ जहांगीर तरीन और वो आमने सामने आ गए। यानी हालात देखें, सोचें कि क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। अब इस सारी सिचुएशन में, सूरत हाल में ऑपोजिशन बड़ी खुश है, ऑपोजिशन का दिल बड़ा ही खुश हो गया। अब उनको ये एक्चुअली उम्मीद लग गई कि वो तो हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने में कामयाब नहीं हो सके, इतना कुछ किया इन्होंने, कुछ नहीं कर सके, लेकिन शायद तरीन ग्रुप है ना, ये उनका काम सर अंजाम दे देगा। ये अंदर की कहानी, यानी अब उनको तरीन ग्रुप का ना कंधा इस तरह आ रहा है, और कंधा इस्तेमाल करने में माहिर हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा था कि इस हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हुकूमत खुद अपने बोझ तले दब कर गिर जाएगी। लेकिन जहांगीर तरीन ये कह रहे हैं कि उनका हुकूमत गिराने का कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि वो हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है और पता नहीं क्या क्या इरादे रखते हैं। ज़रा क्लिप देखिए, बहुत सी बातें आप समझेंगे, बाकी मैं समझाती हूँ। अच्छा सुना आपने, जहांगीर तरीन साहब ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इनका दामन बिल्कुल साफ़ है, इनका दामन मुकम्मल तौर पे साफ़ है। इन्होंने मनी ट्रेल FIA में जमा करा दी, यानी तरीन के बकौल इन्होंने अपने ऊपर उठने वाले एक एक सवाल का जवाब दे चुके हैं जवाब। अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए, दुरुस्त मान लिया जाए, तो फिर इनको घबराने की ज़रूरत क्यों है? घबराने की ज़रूरत तो फिर होनी नहीं ना चाहिए। लेकिन अगर इन्हें लगता है कि इनके दिए गई जो ट्रेल इसके बावजूद इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो फिर ये इनकी बदएतमादी को जाहिर करता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तरीन ग्रुप को यकीन दिला चुके हैं कि जहांगीर तरीन के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो फिर ऐसे में जहांगीर तरीन के पास भी यही ऑप्शन बचता है कि वो इमरान खान पर यकीन करें। और एक और बात ज़रा गौर कीजिएगा, जहांगीर तरीन साहब क्या कहते हैं कि इन पर चीनी स्कैंडल में मुलव्विस होने का कोई केस नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपको मैं याद करवाती हूँ, एक सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा था कि शुगर माफिया ने कौमी ख़जाने को बहुत नुकसान पहुँचाया और ये कैसे हो सकता है कि उनको छोड़ दिया जाए, उनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। यानी वज़ीर आज़म साहब ने क्लियरली साफ अल्फाज में कह दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं चीनी बहरान का जिम्मेदार जहांगीर तरीन को समझते हैं, और अगर जहांगीर तरीन के साथ वाकई कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो वज़ीर आज़म उसका भी इजाला करेंगे। अगर जहांगीर तरीन के बकौल उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं तो उन साजिशी नासिर को बेनकाब करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नासिर तो पार्टी का सुकून तबाह करने की वजह बन रहे हैं। अब कल तरीन ग्रुप की जहांगीर तरीन के घर जो बैठक लगी थी,
उसमें तरीन ग्रुप के क़याम का बाकायदा ऐलान किया गया था, ऐसा ही है। लेकिन रातों रात न जाने क्या हुआ कि आज ये बयान ही बदल गया। आज जहांगीर तरीन साहब ने अलग ग्रुप बनाने की तरदीद कर दी, जबकि कल राजा रियाज को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया गया था। आज ऐसा कुछ है ही नहीं। आज कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा ग्रुप बना ही नहीं रहे, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और इसका हिस्सा ही रहेंगे। इन्हें शिकायत वज़ीर आज़म साहब से नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत से, इसलिए तरीन ग्रुप ने यह फैसला कर लिया कि पंजाब असम्बली में पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब ये आवाज़ किसके साथ मिलकर उठाएंगे, किसके साथ राबते हैं, इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे, बहुत सी अफवाहें हैं जो गर्म हैं। अगर इन अफवाहों में कोई हकीकत है तो फिर वाकई वो कहते हैं ना, क्या सरप्राइज़ वाली सिचुएशन बन सकती है। क्या सरप्राइज़ हो सकता है? अच्छा क्लिप होगा, ज़रा हसन मुर्तज़ा का ज़रा चलाइएगा अपने नाज़रीन। अब आपको याद होगा कि PTI की पंजाब में हुकूमत बनवाने में जहाँ इत्तेहादियों का अहम किरदार है, वहीं पे जहांगीर तरीन साहब की कोशिशें भी इसकी वजह थी। लेकिन अब वही जहांगीर तरीन किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर यकीनन आप कह लें कि अपोजिशन जो है ना, उसके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। एक बार जहांगीर तरीन साहब ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर उनको जमात से अलग किया गया तो फिर तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, बात जिस तरह मर्जी कर ले, कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, मतलब एक ही निकलता है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा, यानी फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान होगा। यानी वो ये भी तो कह सकते हैं ना तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा मतलब सीधा नुकसान होगा, और ये नुकसान किसी सूरत भी हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने का बाकायदा दावा कर रहे थे। अब सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी काम अकेले कर सकती है? हसन मुर्तज़ा का कहना है कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली की सूरत में आवाम को ईद का तोहफा दिया जाएगा। इस पर सवाल उठता है कि ये कैसे होगा? पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, और दूसरा इन हाउस तब्दीली को लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तो डेडलॉक रहा। अब ये तरीन ग्रुप है ना, ये लॉन्च होने के बाद हसन मुर्तज़ा की बात कुछ समझ आ रही है, क्योंकि अब जिस तरह पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन ने महाज संभालने का ऐलान किया है, तो अंदर की खबर क्या है कि इस दावे के जो ताने बाने हैं ना, इसी सरप्राइज से जुड़ रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर जहांगीर तरीन दुश्मनी की तरफ चले जाते हैं तो फिर हसन मुर्तज़ा की बात सच्ची साबित हो जाएगी। अब चूँकि जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि एक होकर इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला करेंगे। अब ये मुकाबला, अब आप सोच रहे होंगे कि मुकाबला किया जाता है तो सामने कोई होता है ना, ये मुकाबला इनका किसके साथ है? पहला सवाल ये, किसके साथ मिलकर मुकाबला करेंगे? दूसरा सवाल ये, और बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब के मुखालिफ नहीं है, फिर मुकाबिल कौन है इनके? लेकिन वो कहते हैं जी पंजाब हुकूमत को अपने ऊपर की जाने वाली इंतकामी कार्रवाई का जवाब देंगे। अब जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ शहद होता है ना, वहाँ शहद की मक्खियाँ तो आती ही आती हैं, शहद जो है तो मक्खियों ने तो आना है। ठीक है, ऐसे ही पंजाब हुकूमत गिराने के लिए तरीन ग्रुप और नून लीग में राब्ता हुआ है। अब ये वही मुस्लिम लीग नून है, आपको याद होगा, जो जहांगीर तरीन पर तनकीद करती थी। क्या कहती थी जहांगीर तरीन साहब को? क्या नाम रखा हुआ था तरीन साहब का इन लोगों ने? इमरान खान साहब का ATM कहते थे इनको। लेकिन अब ये ATM जो है ये उनके लिए बड़ा आइडियल और बड़ा परफेक्ट हो गया, बड़ा ही अच्छा बंदा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके काम आ सकता है जो काम वो नहीं कर सके। इतने सालों से कोशिशें कर रहे, 3 साल हो गए हैं, और उनकी कोशिशें रंग ही नहीं ला रही। वो कोशिश करें कि आज हुकूमत को गिराएं, कल गिराएं, परसों गिराएं, लेकिन अब तरीन साहब की सूरत में उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। लिहाजा अब ये जो ATM है ना, ये उनके लिए मुबारक साबित होगा, उनको ये लग रहा है। अब नून लीग इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, सीधी बात, कि तरीन का कंधा इस्तेमाल करके किसी तरह से अपना मतलब निकालना चाहती है। अब इसीलिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़रा गौर कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन की एक जेब में वफाकी हुकूमत और उनकी दूसरी जेब में पंजाब हुकूमत है। अब क्या मालूम हो रहा है सिचुएशन से कि फ़िलहाल वज़ीर आला पंजाब पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। अगर कोई हलचल होती है तो उस्मान बुज़दार की कुर्सी ख़तरे में पड़ सकती है, वसीम अकरम प्लस की कुर्सी ख़तरे में पड़ सकती है। अब सवाल है कि क्या जहांगीर तरीन साहब खुद को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत पर वार करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर विफाक में तब्दीली आ सकती है। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जहांगीर तरीन साहब को खबरदार की है। ज़रा चलाइएगा कुरैशी साहब का क्लिप, सुनना कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, उनके वोटों से ही हम सब असम्बलियों तक पहुँचे हैं। अगर कोई इमरान खान की बात नहीं मानता तो उसका पार्टी में रहने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। अभी बात ही ख़त्म। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जहांगीर तरीन साहब के रवैये पर कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप ये भी कहें कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं और उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएं। यानी इनकी इस बात में भी वज़न है कि अगर तरीन ग्रुप वाकई इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म समझता है तो फिर उसको इमरान खान के तमाम फैसले भी मानने होंगे,
और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तरीन ग्रुप को खबरदार किया, बाकायदा खबरदार किए कि पार्टी का कोई भी रुकन एतमाद के वोट और फाइनेंस बिल पर पार्टी के कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और तमाम दोस्त इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर उन्होंने हुकूमत की हिकमत अमली को सपोर्ट नहीं किया तो उनकी रुकनीत मुतासिर हो सकती है। अब इनके बयान को अगर देखा जाए कुरैशी साहब के, तो वो साफ साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि इन ग्रुप कोई कदम उठाता है तो फिर नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहें। और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि जी पार्टी में मसले मसाइल होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं वो। जब आपने सुना, कह रहे मामूली मसला है हल हो जाएगा। अगर ये बात दुरुस्त है कि मामूली मसला हल हो जाएगा तो फिर पार्टी के रहनुमा अगर ऐसा सोच रहे हैं, फिर एक सवाल उठता है कि अगर ये वाकई इतना मामूली मसला है जितना आप बता रहे हैं, तो फिर वफाकी वज़रा सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर आपने देखा क्या ट्रेंड चल रहे हैं? जहांगीर तरीन बेनकाब हो गए, और क्या ट्रेंड जी, मैं वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हूँ। ऐसे ट्रेंड क्यों चल रहे हैं? इतना मामूली मसला है, ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि इन्ना भी मामूली मसला नहीं है जिन्ना तुसी दसन दे हो, इतना मामूली नहीं है। और ताज़ा खबर क्या है वो भी सुन लें ज़रा, कि तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली से भी मुलाकातें हुई हैं, और ग्रुप जो पंजाब असम्बली में अलग नशस्तों पर बैठेगा, अगर ये खबर दुरुस्त है तो फ़ायदा अपोजिशन को होगा। इसलिए बेहतर छोटा मोटा मामला ना इनके मुताबिक इसको हल कर ही लें, वरना बड़ा मामला हो जाएगा, फिर नहीं निकले आपका हल आप लोगों से। हुकूमत को और तरीन ग्रुप को मिलकर इस छोटे मोटे मामले को बड़ा होने से बचा लेना चाहिए, और जितना बड़ा हो गया इसको मज़ीद बड़ा होने से बचा लेना चाहिए, वरना मुखालिफिन फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर ये झगड़ा बढ़ गया, अगर ये बढ़ा, तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। और मैं भी तरीन साहब की तरह ही ज़रा उनके अल्फाज बड़ा उन्होंने स्मार्टली बोला कि जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को, उन्होंने कहा कि फ़ायदा नहीं होगा। यानी कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े। तो मैं भी कह देती हूँ कि नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। और तब्दीली का ख्वाब ये नहीं कह सकते कि जी तब्दीली का ख्वाब पूरा नहीं होगा, चलें तब्दीली का ख्वाब अधूरा रह सकता है, ऐसे कह देते हैं। और तब्दीली के बगैर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और जो इसराइली फ़ौज है उसमें झड़पें जारी हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन से झड़पों में इसराइली फ़ौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की है, जिससे फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ज़ख्मी हुई है। अच्छा, इसराइल ने आज भी गज़ा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी शहीद और कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं। इतने दिन से जारी झड़पों में गज़ा में जो शहादतों की मजमूई तादाद है वो 219 बताई जा रही है। इनमें 63 बच्चे शामिल हैं, 36 ख़वातीन हैं, 16 बुजुर्ग शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीन के इशू पर सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा और इजलास का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसमें अमरीकी सदर ने गज़ा में जंग बंदी की हिमायत का इजहार भी किया और हमास के हमलों के जवाब में इसराइल के दिफा के हक़ की भरपूर हिमायत भी की। और अमरीकी कांग्रेस ने इसराइल को मजीद $735 मिलियन का असलहा देने की मंजूरी भी दे दी है। अब यहाँ पे अमरीका का ये दोहरा मयार समझ से बाहर है। दोहरा मयार ही कहेंगे ना इसे। एक तरफ जंग बंदी की हिमायत कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल को असलहा देने की मंजूरी भी दे रहा है। इसीलिए इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद किया। और क्या कहना है जी, कहा है कि इसराइली शहरियों पर हमले बंद होने तक मज़ाहमतकारों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें भी डाली जा रही हैं। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 21 तारीख को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की कॉल दी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 तलब किया गया। इस पूरे सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तरफ अमरीकी सदर गज़ा में जंग बंदी की हिमायत का इजहार करते हैं, दूसरी जानिब इसराइल को मजीद $735 मिलियन का असलहा देने की मंजूरी भी दी जा रही है। अमरीका का ये दोहरा मयार समझ आ रहा है आपको? देखें, समझ बिल्कुल आ रहा है, और वो है कि टोटल सपोर्ट टू इसराइल। उन्होंने इसको अपनी प्रॉक्सी आगे रखा हुआ है, अपना नाजायज़ बच्चा बना के रखा हुआ है, और उसको दिन दिहाड़े दिन हर वक्त उसको वेपन एमुनिशन उनको दे रहे हैं और उसको इकोनॉमिक एड भी देते हैं।
बात यह है कि अमेरिका की दोगली पॉलिसी, बदनीयती, आई थिंक नॉट इज़ वेरी क्लियर। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो 75 से 80 साल के हैं, उनको खुद ख्याल नहीं आता। उनके सेनेटर्स, 20 सेनेटर उनको लिख रहे हैं कि ये दरिंदगी बंद की जाए, ये इंसानी सोच मजालिम बंद किए जाए। ये इंसानियत की बात है, ये मुसलमानों की बात नहीं, ये ह्यूमैनिटी की बात है। उस पर उनका असर नहीं हो रहा, बल्कि जब पूछो वो ये बात करे इजराइल हैज राइट टू डिफेंड। अब इनको शर्म नहीं आती है कि बैत मक़दस में, मस्जिद अक्सा में 27वीं रात को नमाजियों को जिस बेदर्दी से जुल्म किया गया, स्टन ग्रेनेड्स फायर किए गए, रबर बुलेट फायर किए गए, उनको अरेस्ट किया गया, मारा गया, जख्मी किया गया, उसके बाद आपने जो जिस तरीके से आपने इमारतें गिराई हैं, मीडिया हाउस अल जजीरा का सब कुछ गिराया है, और नहाते फिर बात करें कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दो मुसल्लह अफवाज के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, तो वो तो बेचारे निहत्ते हैं, मजबूरन वो रॉकेट फायर कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए अब भी ये बात करना, और फिर अभी जब बात हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, अमेरिकन ने ही हैज रिफ्यूज्ड, ही सेड कि नो आई विल कंटिन्यू फाइटिंग। आई मीन करे ना फाइटिंग, ये अगर मुसलमान इकट्ठे होते कामन मुल्क, और पाकिस्तान, टर्की और सारे इंडोनेशिया सब बैठे होते, करके दिखाता। द इशूज के एक मजलूम को मार रहे हैं, और मजलूम आप ये बड़ा शो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, फिर भी वो आपको नुकसान कर रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पर हमारा इस्लामिक ममालिक का सारा कसूर है। अगर आज हम मुत्तहिद दोनों से, आपके सामने सऊदी अरब ने सिर्फ कंडेम किया, किसी और अरब की मजम्मत नहीं की है। इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ होने के बावजूद भीगी बिल्ली बन के छुप के बैठे हुए हैं कि उनको अपनी वो बादशाह की फिक्र पड़ी हुई है। आई थिंक बहुत बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान का, टर्की का, सूडान का, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया और पैलेस्टाइन के भी अब फॉरेन मिनिस्टर्स आ जा रहे हैं। पहले तो उनको भी नहीं जाने देते। ये सोचें कि ये इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, इतने बड़े इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन जो छोटे ब्लास्फेमी के ऊपर पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, हमारे पर सैंक्शन लगा देते हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये मैं कहता हूँ मुसलमानों की बात नहीं है, ये इंसानियत की है। दे आर बिहेविंग लाइक जैसे भेड़िए बैठे हैं वो मजलूमों को मारने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर नज़र आ गया, जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम रिसोर्स को कलेक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी वॉर मशीनरी नहीं बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना बैंक नहीं बनाएंगे। प्रॉब्लम ये इन सब के पैसे अमेरिका में, यूरोप में, दे आर स्केर्ड कि हमारे पैसे फ्रीज हो जाएंगे। ये वजह जिसकी वजह से खामोशी है। बट ये स्टेप जो पाकिस्तान टर्की लिए, शो व्हाट हैपेंड, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अपने टर्म पे अमेरिका ने 3 दिन आपके सामने यूनाइटेड नेशन का इजलास मुलतवी कर दिया कि और जो करना है मारना है, मार लो गरीब लोगों को। तो आई थिंक दिस इज वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। मुफ्ती साहब मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में मस्जिद अक्सा की जो फजीलत है, अहमियत है, उससे अवाम को आगाह करें, ताकि इस मुकाम की जो अहमियत है ना वो सबको पता चले कि आखिर जो पूरी मुस्लिम उम्मा है इसकी हिफाजत के लिए क्यों इतना तड़प रही है, और किस तरह ये एक तीसरी जंग अज़ीम की चिंगारी भी बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बनी इसराईल, सूरतुल इसरा जिसको कहा जाता है, वो शुरू ही यहाँ से होती है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा यानी सफ़र मेराज करवाया। और फिर जाहिर है कि मस्जिद अक़सा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गए। यहाँ लफ्ज़ मस्जिद अक़सा का जब तज़करा आया तो उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास जुमला, एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अल मस्जिद अक़सा के बाद अल्लज़ी बारकना हौला, यानी वो मस्जिद अक़सा जिसके आस पास के एरिया और ममालिक को भी अल्लाह ने बाबरकत बना दिया। यानी हैरत की बात है कि मस्जिद अक़सा तो है ही अंबिया की मस्जिद, वो तो है ही मेराज का मरकज, वो तो है ही बरकतों वाली, वो तो सरजमीन अंबिया के अंदर है, सरजमीन शाम, फलस्तीन, ये तो है ही सारे के सारे पैगंबरों की सरजमीन।
मस्जिद अक्सा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए, वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर फरमाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस जुमले पर आप गौर फरमाइए, अल्लज़ी बारकना हौला, कि उस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के जो एरियाज और इलाके हैं अल्लाह ने उनको भी बाबरकत बनाया। फिर मस्जिद अक्सा की तारीफ, इसे मुकद्दस बनाया, इसको बाबरकत बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह सित्ता के अंदर रिवायत ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, का जावे ना बांधे जाएं, सफर ना किए जाएं मगर 3 मकामात की तरफ, 3 मसाजिद की तरफ, मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा। गोया मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए ऐसी मरकजियत रखने वाला प्लेस और मकाम है कि लोग अपने ऊँटों के कजावों को थका थका करके वहां पर जाएं, सफर करके जाएं, ट्रेवलिंग करके जाएं, वहां जाकर के नमाज पढ़े। एक नमाज का सवाब सैकड़ों हजारों दर्जात बढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाते हैं। ये मस्जिद अक्सा की फजीलत अहादीस के अंदर बयान हो रही है। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मस्जिद अक्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मरकज, अंबिया कराम का मरकज, इमामते अंबिया का मरकज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाकायदा कॉलम, पिलर और उसके मुख्तलिफ मकामात की अलग-अलग फजीलतें बयान फरमाई हैं। मुसलमानों का किबला अव्वल है, एक लंबे अरसे तक उस तरफ रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें अदा फरमाई। फिर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो काबा और मस्जिद अक्सा दोनों की तरफ इस अंदाज में नमाज पढ़ते थे कि दोनों की तरफ रुख हो जाए। हर एतबार से फजीलत ही फजीलत, अहमियत ही अहमियत। लेकिन मैं इस वक्त जो मसला चल रहा है फलस्तीन का, मैं उस हवाले से एक जरूर बात करना चाहता हूँ, और वो बात यह है, जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, जहां तक ताल्लुक है यूरोपीय दुनिया का, वहां के अवाम से अब आवाजें उठ चुकी हैं। अमेरिका के एक शहर के अंदर जो परसों मुजाहरा हुआ, 2.5 लाख अफराद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां पर शरीक हुए, और बहुत सारे लोग ऐसा ही खड़े होकर के बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ दीगर मजाहिब के लोग खड़े होकर के यूके के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने एक बात फरमाई, ये है असल में काबिल गौर नुक्ता, वो ये कि मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है। फिर मुस्लिम उम्मत बिल उमूम रही, बिल खुसूस मुसलमान क़यादतों का इस वक्त क्या रोल प्ले हो रहा है, ये है इस वक्त हिस्ट्री बनने वाली चीज, ये है असल किरदार, ये है असल बुनियादी एजेंडा, ये है असल पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। इसको देखने की जरूरत है। आप अखबारात पढ़ती हैं इस उम्मीद के साथ शायद फलां फलां अरब मुमालिक ने मजम्मत की होगी। आप टीवी देखती हैं, हम टीवी देखते खबरें सुनते हैं इस उम्मीद पर कि जनाब, लेकिन मुफ्ती साहब वही बात कि मुजम्मत नहीं, अब मुजम्मत से काम नहीं चलेगा ना, अब तो अमली इक़दामात, अब तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, मुजम्मत से तो काम नहीं चलेगा। ये मुजम्मती बयान जो दिए जाते हैं, अब तो करारदाद के लिए हम तरस रहे, अब तो सूरत हाल ये कि जुबानी मौक़िफ़ के लिए भी हम तरस रहे, वो जमाने भी यानी मुफ्ती साहब हम ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक जो खामोश हैं उनके लिए जो ईमान है या ये जो किबला अव्वल की अहमियत है, इससे ऊपर उनके जो टेम्परेरी मुफादात हैं, तिजारत कह लें, ट्रेड कह लें, दुनियावी जितने मुफादात हैं, वो ईमान से ऊपर आ गए, मस्जिद अक्सा से ऊपर आ गए, किबला अव्वल से ऊपर आ गए। माल, पैसा, मादा परस्ती, माश, इकोनॉमी, रोजगार, सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये काफिर सारे के सारे जमा होंगे, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, वो एक मिल्लत है, तुमको खाएंगे। सहाबा ने पूछा क्या हम कलील होंगे, क्वांटिटी के अंदर कम होंगे? फरमाया नहीं, दुनियावी मोहब्बत, यही तो बात है। आज माश को बुनियाद बनाया गया डिप्लोमेटिक तमाम ताल्लुकात के लिए, सफारती ताल्लुकात के लिए बुनियाद इसको, नजरिया किधर गया, अकीदा किधर गया, मजलूमों के साथ खड़ा होना, क्या ये हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा नहीं? निहत्ते फलस्तीनी मासूम बच्चों पर जिस तरह शेलिंग, ग्रेनेड हमले, बेला इस्तेमाल, अंधाधुंध फायरिंग, और ब्रिगेडियर हारिस साहब ने जो नक्शा खींचा वो किस चीज का नक्शा है? 27 रमजान इनकी गारत की गई, अफ्तारी के टाइम पर इन पर शेलिंग की गई, तरावी के दौरान इन पर फायरिंग की गई, मस्जिद अक्सा के गेट के सामने एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं, वहां का एक निहत्ता फलस्तीनी मासूम बच्चा कतबा लेकर के खड़ा है, और वो क्या कह रहा है? द पैलेस्टीन चाइल्ड सेड वी प्रे 6 times a day, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा एंड नमाज जनाजा। हम 5 नमाजें नहीं पढ़ते, हम 6 नमाजें पढ़ते हैं, फजर से लेकर इशा तक, और एक और नमाज भी हम यौमिया पढ़ रहे हैं, और वो नमाज जनाजा है। ये तस्वीर, ये मंजर नामे अरब क़यादतों के सामने नहीं आ रहे, मुस्लिम उम्मा के सामने नहीं आ रहे।
करेंसी, पेट्रोल, अफवाज, ताकत, सब कुछ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तिफल तसल्लियां छोड़ दे, ओआईसी कहाँ है, अरब लीग कहाँ है, अरब की क़यादतें कहाँ पर हैं? आवाम कुछ और अंदाज में सोचते हैं। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब ने अपने एक मजमून के अंदर एक बात लिखी है, 2 साल पहले फलस्तीनी मुजाहिरों के अंदर एटमी मुस्लिम पावर, मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज के गजा की गलियों में नारे लगाए गए। वो उम्मीदें ये रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कतर, बहरीन और दुबई के मुकाबले में तो फिर भी पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ मौक़िफ़ क़द्रे गनीमत है, और इसका भी मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरों के मुकाबले में 1000 दर्जा गनीमत है। लेकिन गनीमत जरूर है, काफी नहीं है। हमें इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। खास तौर पर जो पहले मुखातबीन है वो अरब क़यादतें। ठीक है मुफ्ती साहब, अरब क़यादतों को क्या हो गया है? अच्छा मुफ्ती साहब वक्त की कमी है, मैं आपकी इजाजत से जरा ब्रिगेडियर साहब से एक और सवाल पूछना चाहूंगी, फिर आपसे मुझे एक अहम सवाल पूछने। नाज़रीन आप जरा ये चैनल ना चेंज कीजिएगा, बहुत से लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं, मुफ्ती साहब की मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। मुफ्ती साहब पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी, फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि बहुत से लोग इस सिचुएशन को दुनिया के इख्तिताम के साथ यानी क़यामत की निशानियों के साथ जोड़ रहे हैं, और दज्जाल के हवाले से, दज्जाल के ज़हूर के हवाले से बातें हो रही हैं। इस हवाले से मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब ये वज़ीर ख़ारजा जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसराइल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को और फैसलों को किसी खातिर में नहीं लाता है? अब तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर इसराइल को जंग बंदी और फ़लस्तीन को हुकूक देने पे मजबूर करना चाहिए। वही बात के तमाम जब एक पेज पर आएंगे, वो कहते हैं ना कि जब आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा तो महल्लेदार क्यों मदद करेगा, हमसाया क्यों करेगा? तो तमाम मुस्लिम ममालिक तो एक पेज पर आ जाए ना पहले। देखिए डॉक्टर फिजा, बात यह है कि ये हमारे अरब जो भाई हैं ये समझ नहीं रहे हैं। ये जिस तरीके से पहले 1967 में ये पूरा जेरूसलम के पास था, मस्जिद अक्सा का पूरा कंट्रोल था, बड़े आराम से रह रहे थे, उसने इन सब पे कब्जा किया। यूनाइटेड नेशन की करारदाद पे उसने भाड़ फेंका, फेंक के रख दिया, नहीं छोड़ा, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। अभी अगर आपने ग्रेटर इजराइल का अगर आपने मैप देखा है, आपको पता चलेगी जो जितने सारे भिगी बिल्ली बने हुए हैं ये सब के मुल्क जाएंगे। हाफ ऑफ इराक, हाफ ऑफ सीरिया, हाफ ऑफ सऊदी अरब, हाफ ऑफ ये दूसरे जो और साथ इसके मुल्क हैं, ये सारे का उन्होंने नक्शा बनाया हुआ ग्रेटर ये इजराइल का। ये सारे चले जाएंगे। आज अगर ये यूनिटी नहीं करेंगे, आज इकट्ठे नहीं होंगे, अपने ज़ाती मफादात के लिए ये चुप करके बैठे हुए हैं। आप आज से 10-15 साल के बाद देखें कि ये इजराइल कहाँ तक जा रहा है। इसलिए इनको समझना चाहिए, इसलिए वो यहाँ से इवेक्ट कर रहा है। देखिए लड़ाई की जगह आप हमको मालूम है कि शेख जराह में ये अब वहाँ पर जो है यहूदियों को बसाना चाहते हैं। इन बेचारों को हरास करके डरा रोक के निकालना चाहते हैं पैलेस्टीन को। अल्टीमेटली ये सब को महाजिर कैंप में ले जाएंगे, पूरे इसके पैलेस्टाइन के एरिया के ऊपर ये कब्जा करेंगे। उसके बाद ये इजिप्ट में जाएंगे, फिर इराक में जाएंगे, फिर उसको सीरिया में जाएंगे और सऊदी अरब में जाएंगे। ये पूरा उन्होंने नक्शा बना लिया हुआ है। और ऑफकोर्स इसराइल जहाँ भी है पूरा पैलेस्टाइन का एरिया सारा उनके पास है। आज अगर ये नहीं सोचेंगे, आज 2 नेशन थ्योरी पे नहीं जाएंगे जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में है, जिस पे अगर मुसलमान 57 मुल्क इकट्ठे नहीं होते हैं तो अनकरीब आप देखेंगे, हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में आप देखें कि किस तरीके से ये सारे ग्रेटर इसराइल बनेगा। और ये हेनरी किसिंजर ने खुद बुक में लिखा हुआ सारा कुछ। और अभी आप नक्शा नेट पे डालें, रेड लाइन लगाई हुई जिसको वो क्लेम कर रहे हैं। इसलिए आज खड़े होंगे तो बचेंगे, आज छुप के नीचे देखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये सब चला जाएगा। ऑयल पे पूरा वो कब्जा कर लेंगे। इराक के ऑयल पे पहले अमेरिका ने कर लिया है, लीबिया के ऑयल पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, सीरिया के हालात आपके सामने हैं, सऊदी के ऑयल के ऊपर भी नजरें पड़ी हुई हैं। इसलिए वो उन्होंने बड़ा डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसके लिए कलेक्टिव जब तक खड़े नहीं होंगे, इस्लाम में है भी है कि आप सिंगल एक उंगली और 5 उंगलियों का एक मुक्का बन जाता है। यू हैव टू स्टैंड यूनाइटेड टू फाइट फॉर योर इस्लामिक कॉज। और वो ये है कि मस्जिद अक्सा जो 3rd होलिएस्ट प्लेस है, रसूल अकरम 140 अम्बिया ने सजदा टेका हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मिराज पे गए थे। इसलिए ये अगर अभी ये नहीं करेंगे, दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल। आई विश कि इस वक्त जो हमारे प्राइम फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के हैं और जो 2-3 और गए हैं, उनकी इतनी बात तो सुनी नहीं जाएगी। लेट्स होप कि ये इस पर भी असर होता है। यूरोपियन यूनियन सब खामोश, वो उनकी फेवर में बोल रहे हैं और वो CNN सब टीवी उनका नजरिया दिखा रहे हैं और पैलेस्टाइन का कुछ नहीं दिखा। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी।
अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए, मैं ज़रा दोहरा देती हूँ नाजरीन के लिए भी जिन्होंने अभी बोल न्यूज़ लगाया है कि जो सूरत हाल अभी बन रही है उसको बहुत से लोग दुनिया के इख्तिताम की निशानियों से जोड़ रहे हैं। आपने भी सुना होगा, बल्कि आपसे भी सवाल पूछे जा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मस्जिद अक्सा की क़यामत की निशानियाँ, दज्जाल के ज़हूर के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि क्या वाकई ऐसा है, आपका नुक्ता नज़र क्या है? देखिए, असल बात यह है कि स्पेसिफिक कोई डेट, महीना, सदी, तारीख, टाइम तो नहीं बताया जा सकता, और ये खुद अहादीस के अंदर भी लेकिन कुछ चीजें तो होंगी ना। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुफ्ती साहब, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे भी जरा आपकी रहनुमाई चाहिए। टाइम नहीं पता होगा एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी आ जाएंगी तो जिसके बारे में हमारा कुरान भी हमें बताता है, आप ज़्यादा रहनुमाई कर सकते हैं, आप मुफ्ती हैं, आलिम दीन है, तो वो जो निशानियाँ हैं जब वो आना शुरू हो जाएंगी तो फिर एक अंदाज़ा हो जाता है, उस हवाले से बातें हो रही हैं। देखिए, बात ये मैंने अर्ज किया कि कुछ स्पेसिफिक टाइम अगरचे नहीं बताया जा सकता, लेकिन अलामतें हैं। जो निशानियां और जो अलामतें मुख्तलिफ अहादीस के अंदर आई हैं उसकी 3 किस्में हैं। हम उनको 3 क्राइटेरियाज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। एक को सुगरा कहते हैं, एक को वुस्ता कहते हैं, एक को कुबरा कहते हैं, यानी छोटी, दरमियानी और बड़ी अलामतें। आपको पता होना चाहिए छोटी अलामतें सारी जाहिर हो चुकी हैं, दरमियानी अलामतें भी सारी जाहिर हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बड़ी अलामतों का ज़हूर बाकी है। दरमियानी अलामतों के अंदर मिसाल के तौर पर क्या है? अरबों की बुज़दिली, दरमियानी अलामतों में इंतशार, दरमियानी अलामतों के अंदर मस्जिद अक्सा के आसपास के एरिया के अंदर खूनरेजी, दरमियानी अलामतों में सीरिया के अंदर, सूरिया के तमाम इलाके मुल्क शाम के अंदर खूनरेजी। ये सारी की सारी वो दरमियानी अलामतें जो इस वक्त जाहिर हो चुकी हैं। आपको मालूम है कि इनमें से कौन सी अलामतें जो जाहिर नहीं हुई? क्या सूरिया के अंदर खून नहीं बहा? क्या मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाके के अंदर खून नहीं बहा? मुसलमानों का इंतशार, आज आप इंतशार की सूरत हाल देख रहे हैं। इसी तरीके से कुछ तो वो है जो सुगरा अलामत है जिसके अंदर फाशी और यानी वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अरबों के हवाले से और अरबों की दौलतें, यानी अरब ममालिक के अंदर बहुत जो बकरियां चराने वाले थे वो रआ अशाह यततावलून फिल बुनियान, बकरियां चराने वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, दुबई कंक्रीट सिटी है। ये आज सारा आपको सामने आ गया है। बहता हुआ गोल्ड, इसके बारे में हजरात मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद पेट्रोल है। सयाल गोल्ड यानी बहता हुआ गोल्ड, उसके कुएं जाहिर हो जाएंगे। ये सारे की सारी अलामतें जाहिर हो गई। इसलिए हम इन अलामतों को सामने रखते हुए ये कह सकते हैं कि अब दुनिया के अंदर वो आखिरी बड़ी अलामतें, और उन बड़ी अलामतों के अंदर मलहमतुल कुबरा, जंग अजीम का तस्करा मिलता है। तो हमें इस तरफ भी जहन जा रहा है, इस तरफ भी। लेकिन इस दौरान में हमारे करने का काम क्या है? कुरान करीम सूरह निसा आयत नंबर 139 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं? अल्लज़ीन यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, वो लोग जो काफिरों को, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाएंगे। अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, वो उन काफिरों के पास इज्जत को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया अला इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, याद रखो इज्जत अल्लाह ताला की है पूरी की पूरी। गोया इस्लाम, मुसलमानी, उम्मा, अखुवत, ये जो जज्बा है ये तुम्हें इज्जत दिलाने, वरना तो तमाम के तमाम जाहिरी तौर पर जो तुमको मादा परस्ती के माशी फवायद नजर आ रहे हैं, ये आग है जिसमें भुसम हो जाओगे, जल के राख हो जाओगे। पड़ोस में आग लगी हुई हो, आपके पास धुआं नहीं पहुंचेगा, आप सलामती के साथ महफूज रह जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता है। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने जो बात कही है, ये ग्रेटर इसराइल, मैं आपको साफ लफ्जों में कह रहा हूं, अगर इनको इस तरह पनपने का मौका दिया गया, पाकिस्तान को भी खतरा है, सऊदिया को भी खतरा है, हमारे किबला, हमारे हरमैन शरीफैन को भी खतरा है। ये तो तबूक और यरमूक तक पहुंचे हुए हैं, ये तो आधा इराक, सूरिया और पता नहीं कौन कौन से इलाके तक को लेकर के आ रहे हैं। और इस चीज को अरब के अवाम जानते हैं, अगरचे अरब का शराफिया और अरब का मुक्तदिरा तबका माशी इज्जतों और माशी मादा परस्ती की वजह से इस तरफ ना आ रहे हो, लेकिन इससे बचेगा फिर कोई भी नहीं। 735 मिलियन डॉलर अमेरिका ने असले की मंजूरी दी है। ओआईसी ने इसके जवाब में क्या किया है? सऊदिया ने इसके जवाब के अंदर क्या किया है? उर्दन ने इसके जवाब के अंदर क्या किया है? मुस्लिम हुकूमतों ने इसके जवाब के अंदर क्या किया है? अच्छा, वो कहते हैं अगर इनको हमास को या इनको असला दिया जाएगा, दिफा करने वालों को, पहली बात तो ये कि ये लफ्ज़ गलत है कि वहां जंग हो रही है, जंग हो ही नहीं रही है, रियासती दहशतगर्दी है। अरे अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो दज्जाल के हवाले से बातें हो रही हैं, दज्जाल के ज़हूर के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो क्या उसके आने से पहले जो निशानियां या अलामतें हैं उसके हवाले से भी ज़रा गाइड कर दीजिएगा। मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, क्या वो निशानियां अलामतें भी पूरी हो चुकी हैं?
जी बिल्कुल यही बात है। मैंने बताया कि दज्जाल के हवाले से भी, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के हवाले से भी अलामतें हमें जो इस वक्त दुनिया में नजर आ रहा है वो यही है कि वो अलामतें पूरी हो चुकी हैं। और खास तौर पर जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये कि मुस्लिम उम्मा इंतहाई कसम पुरसी, जुल्म और तशद्दुद और सताए जाने के उरूज पर पहुंच चुकी होगी। हमें हालात उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, अपनी जिम्मेदारी, क्या अलामतें अगर वो आ रही हैं, हम बरी जिम्मा हो सकते, हम नहीं हो सकते। और याद रखिए, आज जो फलस्तीनियों के साथ खड़ा होगा, अगर उसकी जिंदगी के अंदर दज्जाल आया तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर जाएंगे। और अगर आज किसी ने इस तरह का मुजाहरा, कमजोरी, मुदाहनत और इस तरह का माजरत खाना रवैया अपनाया, डर है कि कल वो दज्जाल से मुतासर न हो जाए। ये है असल नुक्ता। अस्तगफिरुल्लाह। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स हैं, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ये आप ये देखें कि सऊदी अरब के पास, अबू धाबी के पास कितना वेपन एमुनिशन है। $60 बिलियन को सऊदी अरब ने खरीदा, 30 से 35 बिलियन डॉलर का दुबई ने कीजिए, अबू धाबी ने खरीदा। किसके लिए? अपने मुसलमान मुल्क के लिए, ईरान के लिए। भाई ये वेपन एमुनिशन आप इस्तेमाल करें ना इसराइल के लिए, कम से कम उनकी मटेरियल सपोर्ट तो करें। जब भी किसी पे कब्जा किया जाता है, उसका मॉरल और यूनाइटेड नेशन का राइट है कि वो अपनी आर्म स्ट्रगल करे, उसको कम से कम मटेरियल सपोर्ट दो, वेपन एमुनिशन दो कि वो स्ट्रगल कर सके। आप चुप करके छुपा के बैठे, चलाना आता नहीं है, डरपोक कौम है। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। इनको अभी भी अगर समझ नहीं आती है तो मेरे ख्याल में इजराइल की ग्रेडेड डिजाइन है, वो इन सब के ऊपर अनकरीब लागू हो जाए। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका भी और ब्रिगेडियर साहब भी। और इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।